हेलो बच्चों, एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन सीरीज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर ज़की जमाल और आज की इस वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन का लास्ट टॉपिक क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स। इससे पहले हमारी बात हो चुकी है कि एनसीईआरटी में जेनेटिक डिसऑर्डर्स को दो ग्रुप में डिवाइड किया गया है, मेंडेलियन डिसऑर्डर्स और क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स। मेंडेलियन डिसऑर्डर्स यानी जो सिंगल जीन म्यूटेशन हो जाता है उससे रिलेटेड हम पूरा टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं। आज हम बात करें क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स की। जनरल बात हमारी हो चुकी थी कि अगर क्रोमोसोम नंबर में कोई तब्दीली आ जाती है, बढ़ जाते हैं, घट जाते हैं, या पूरा सेट ही अगर बढ़ जाता है तो उसको हम क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स कहते हैं। हालांकि क्रोमोसोम का पूरा सेट बढ़ेगा तो अगर ऑर्गन डिप्लॉयड था तो वो ट्रिप्लॉयड, टेट्राप्लॉयड, पेंटाप्लॉयड, हेक्साप्लॉयड हो सकता है। और इस तरीके की बातें आपको प्लांट्स में ही सुनने को मिलती हैं, जैसे कि हम जो गेहूं खाते हैं ट्राइटिकम एस्टिवम, मॉडर्न वीट जो है वो हेक्साप्लॉयड है ना। प्लांट्स में आपको पॉलीप्लॉयड देखने को मिलती है। अब एनिमल्स की अगर हम बात करें तो वहाँ पर एक क्रोमोसोम बढ़ जाएगा, दो क्रोमोसोम बढ़ जाएंगे या घट जाएंगे। अब अगर क्रोमोसोम नंबर घट बढ़ जाते हैं तो उसकी वजह क्या रहती है? उसकी वजह ये रहती है कि एनाफेज स्टेज में जब क्रोमोसोम सेपरेट हो रहे होते होंगे उस दौरान गड़बड़ी हो जाती होगी, यानी नॉन डिसजंक्शन हो जाता है क्रोमोसोम का ड्यूरिंग एनाफेज स्टेज, और इसकी वजह से किसी एक तरफ क्रोमोसोम बढ़ जाता है, किसी एक तरफ कम हो जाता है, जिसकी वजह से क्रोमोसोम नंबर कम ज़्यादा हो जाते हैं अगले नए वाले सेल्स के अंदर। इस कंडीशन को बोला जाता है एन्यूप्लॉयडी, अगर क्रोमोसोम नंबर एक घटिया बढ़ जाता है। एक ऐसी एन्यूप्लॉयडी जिसमें एक क्रोमोसोम कम हो जाता है उसे बोला जाता है मोनोसोमी, और अगर एक क्रोमोसोम बढ़ जाता है तो इसे बोला जाता है ट्राइसोमी। ट्राइसोमी आपको सुनने को मिलता है डाउन सिंड्रोम में, जिसमें कि 21 क्रोमोसोम यानी ऑटोसोम एक बढ़ जाता है, और क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम एक सेक्स क्रोमोसोम से रिलेटेड ट्राइसोमी है जिसमें कि एक्स क्रोमोसोम बढ़ जाता है। मोनोसोमी हमें सुनने को मिलेगा टर्नर सिंड्रोम में, जिसमें कि एक्स क्रोमोसोम कम हो जाता है। तो अगर एक क्रोमोसोम कम हो जाएगा तो इसका मतलब उस इंडिविजुअल की, उस ऑर्गेनिज्म की, उस इंसान की पूरी बॉडी के अंदर एक सेल कम होगा हर सेल में, यानी उसकी पूरी बॉडी में हर सेल के अंदर 45 क्रोमोसोम होंगे। और अगर एक क्रोमोसोम बढ़ जाता है तो ऐसे पेशेंट की बॉडी के हर सेल के अंदर टोटल क्रोमोसोम होंगे 47। तो एक क्रोमोसोम घट बढ़ जाना इज एन्यूप्लॉयडी। ये सेक्स क्रोमोसोमल भी हो सकती है और ऑटोसोमल भी हो सकती है। किस वजह से हुई होगी कि एनाफेज स्टेज में क्रोमोसोम का सही से सेपरेशन नहीं हुआ होगा। पूरा जो सेट क्रोमोसोम का बढ़ता है जिसकी वजह से पॉलीप्लॉयडी हो जाती है, ये देखने को मिलता है प्लांट्स में। ये कब होता होगा कि सब कुछ ठीक हुआ, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, उसके बाद जब साइटोकाइनेसिस का नंबर आया तो साइटोकाइनेसिस नहीं हुई, यानी कैरियोकाइनेसिस के बाद अगर साइटोकाइनेसिस नहीं होगी, दो नए सेल नहीं बनेंगे, तो कंटेंट ऑलरेडी डबल हो चुका था, वो सब का सब एक ही जगह रह जाएगा। अगर ऑरिजिन डिप्लॉयड था तो सीधे हो जाएगा वो टेट्राप्लॉयड। तो पॉलीप्लॉयडी देखी जाती है प्लांट्स के केस में। हम क्योंकि एनिमल्स के बारे में, ह्यूमन बीइंग के बारे में बात कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको एन्यूप्लॉयडी के बारे में बात होगी। और तीन डिसऑर्डर्स यहाँ पर पढ़े जाएंगे, एक है टर्नर सिंड्रोम, एक क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम और एक डाउन सिंड्रोम। एनसीईआरटी में बड़ा खूबसूरत डायग्राम दिखाया गया है, मैं एक बार डायग्राम ही आपको दिखा देता हूँ, फिर हम पूरा टॉपिक एनसीईआरटी के हिसाब से पढ़ेंगे। यहाँ दिखाया है कि एक बंदे का, इन्होंने बच्चे का एक हाथ से बनाया हुआ डायग्राम है, डाउन सिंड्रोम के कुछ फंक्शंस या सिम्टम्स याद कराने की कोशिश की गई है, और इसके अलावा उसका कैरियोटाइप भी दिखाया गया है। डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है क्रोमोसोम का, जिसको हम इडियोग्राम कह सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर पहला नंबर क्रोमोसोम 2 है, दूसरा भी 2 है, तीसरा भी 2 है, हर क्रोमोसोम 2-2 है। इसका मतलब यहाँ से ये बात भी समझ में आती है कि ये डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म रहा होगा कि हर क्रोमोसोम 2-2 है। लेकिन अगर आप 21 क्रोमोसोम पर जाएंगे तो यहाँ पर ये देखिए इसकी 3 कॉपी नज़र आ रही है, क्योंकि डाउन सिंड्रोम में 21 क्रोमोसोम की ट्राइसोमी हो जाती है, जिसकी वजह से उस बच्चे के अंदर दिक्कत आपको देखने को मिलेगी। बहुत कॉमन सा है, आप अक्सर देखेंगे गोल गोल चेहरा होगा ऐसे बच्चे का, ब्रॉड फ्लैट फेस, पीछे से सर चपटा होगा, फ्लैट बैक ऑफ हेड। इसके अलावा जबान बड़ी सी होगी, उसमें दरारें सी पड़ रही होंगी, बिग एंड रिंकल टंग, मुंह हल्का फुल्का खुला ही रहता है। वैसे ज़रूरी नहीं सारे सिम्टम सारे बच्चों में मिल जाएं, लेकिन बहुत कॉमन बीमारी आपको अपने एरिया में काफ़ी बच्चे देखने को मिल जाएंगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर ये है कि इनकी जो उंगली है, जैसे कि हमारी रेखा ये ऐसे करके घूम जाती है, उनकी ऐसी सीधी लाइन होती है, इसे बोला जाता है ट्रांसफर्स पाम क्रीज, जो नॉर्मली बच्चों के अंदर नजर नहीं आती, डाउन सिंड्रोम वालों में ज़्यादा नजर आती है। इसके अलावा उंगली को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर आपको बीच में ऐसे गोल गोल घूमा हुआ नजर आएगा, जिसे लूप बोला जाता है। फिंगरप्रिंटिंग में, डेक्टाइलोग्राफी में इसकी काफ़ी इंपॉर्टेंस है। क्राइम वाले केसेस में काफ़ी इन चीज़ों को ध्यान से देखा जाता है। ऐसे बच्चों को जिनको डाउन सिंड्रोम होता है, उनके यहाँ पर सेंटर में एक ना होगा, कई सारे लूप होते हैं, तो मैनी लूप ऑन फिंगर टिप्स आपको नजर आएंगे। इसके अलावा ऐसे बच्चों के अंदर फिजिकल यानी कि इनका जो मूवमेंट है, साइकोमोटर यानी कि जो इनके रिफ्लेक्सेस होते हैं, जैसे किसी ने यूं किया तो फौरन पलट के आदमी देखेगा, साइकोमोटर। और इसके अलावा मेंटल डेवलपमेंट इज रिटार्डेड, फिजिकल, साइकोमोटर, मेंटल डेवलपमेंट रिटार्डेड। ऐसे बच्चों के अक्सर एट्रियम में बीच में जो फोरामेन ओवेल है वो ओपनिंग आपको खुली हुई मिल जाएगी इंटरएट्रियल सेप्टम में, इसलिए ये बोला जाता है कि इनको कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीजेज या जेनेटिक डिसऑर्डर्स आपको देखने को मिल जाएंगे।
तो कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज़ कहने का मतलब है कि इन बच्चों का इंटर एट्रियल सेप्टम के बीच में जो ओपनिंग है वो खुली ही रह जाती है, इसलिए ये वाली दिक्कत भी बच्चे बताते हैं, सांस वास लेने में परेशानी होने लगती है क्योंकि ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स होने लगता है। इसके अलावा 2 डिजीज़ और हैं क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स में, एक है टर्नर सिंड्रोम और दूसरा क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। ये जैसे कि ये क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम का पेशेंट है, डायग्राम बना के दिखाया हुआ इन्होंने, देखने में मेल लग रहा है लेकिन इसके अंदर मैस्कुलिन के अलावा फेमिनिन डेवलपमेंट नज़र आ रहा है, जैसे कि इसमें ब्रेस्ट का डेवलपमेंट नज़र आ रहा है लड़के के अंदर। ये तब होता है जबकि बॉडी के अंदर टोटल क्रोमोसोम हो जाते हैं 47 और जो एक क्रोमोसोम बड़ा है वो एक्स क्रोमोसोम है। तो इस लड़के के बॉडी के हर एक सेल में 47 क्रोमोसोम होंगे, एक एक्स क्रोमोसोम बड़ा हुआ है, यानी कि यहाँ पर हुई है ट्राइसोमी या फिर आप कह सकते हैं एनियोप्लॉइडी ऑफ सेक्स क्रोमोसोम, जिसकी वजह से ब्रेस्ट का डेवलपमेंट हुआ है। इसे बोला जाता है गायनेकोमैस्टिया। टेस्टिस का बिल्कुल डेवलपमेंट रिटार्डेड हो जाता है, यानी रूडिमेंट्री टेस्टिस हो जाते हैं। इसके अलावा आवाज़ भी हाई पिच्ड हो जाती है, बिल्कुल लड़कियों वाली आवाज़। मेन जो इंपॉर्टेंट फीचर जिससे सवाल पूछा जाता है वो ये कि इनको गायनेकोमैस्टिया यानी डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट इन मेल। ये फीमेल है, इसकी हाइट छोटी सी है, इसको हुआ है लड़की को टर्नर सिंड्रोम, और यहाँ पर आप देख सकते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स नज़र नहीं आते हैं, यानी डेवलपमेंट ब्रेस्ट का नहीं हो पाएगा, एक्सिलरी और प्यूबिक हेयर्स भी नहीं डेवलप हो पाते हैं। प्राइमरी एमेनोरिया होता है, यानी शुरुआत से मेंसेस होती ही नहीं है, जो नॉर्मली प्यूबर्टी में एंटर करने के बाद गर्ल्स के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाती है, वो भी इनके अंदर नहीं होती। एनसीईआरटी ने जो बहुत ज़्यादा फोकस किया इस पर कि ये शॉर्ट स्टेचर होती हैं, हाइट इनकी कम होती है और इनके अंदर रूडिमेंट्री ओवरीज होंगी, छोटी छोटी सी बेकार सी ओवरीज होंगी फिल्ड विद कनेक्टिव टिश्यू, यानी उसमें ओवरिन फॉलिकल नहीं है, जिसकी वजह से मेंस्ट्रुअल साइकिल से रिलेटेड भी चीज़ आपको नहीं देखने को मिलेंगी, क्योंकि फॉलिकल्स ही नहीं बने तो जाहिर सी बात है फिर ग्रैनुलोसा सेल्स एस्ट्रोजन भी नहीं निकालेंगे, ना बाद में कॉर्पस ल्यूटियम बनेगा, ना प्रोजेस्टेरॉन निकलेगा। अब क्योंकि सेक्स हार्मोन से प्रोड्यूस नहीं हो रहे हैं, इस वजह से सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स भी ऐसी लड़कियों के अंदर नजर नहीं आते। एक बार देखते हैं एनसीईआरटी में क्या लिखा हो। Chromosomal disorder. The chromosomal disorders, on the other hand, are caused due to absence or excess or abnormal arrangement of one or more chromosome. तो ये लाइन आप याद कर लीजिए, हो सकता है नीट एग्जाम में आ जाए। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर किस वजह से होते हैं? ड्यू टू एब्सेंस और एक्सेस और एबनॉर्मल अरेंजमेंट ऑफ वन और मोर क्रोमोसोम। एब्सेंस भी हो सकता है, एक्सेस भी, और एबनॉर्मल अरेंजमेंट भी हो सकता है। अब इसकी वजह क्या है? तो यहाँ पर क्रोमोसोम में इन्होंने 2 चीज़ों का कवर किया है। कोई एक क्रोमोसोम इधर उधर हुआ है तो एनियोप्लॉइडी, और पूरा पूरा सेट अगर इधर उधर हुआ है तो उसे बोला जाएगा पॉलीप्लॉइडी। एनियोप्लॉइडी भी इन्होंने बताया है कि फेल्योर ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमैटिड्स, यानी कि सेपरेशन जो क्रोमैटिड का होता है एनाफेज स्टेज में। तो उन्होंने बताया कि एनाफेज स्टेज में क्रोमोसोम या क्रोमैटिड अगर सही से सेपरेट नहीं होते हैं तो उसके रिजल्ट में किसी एक तरफ क्रोमोसोम बढ़ जाता है, किसी एक तरफ कम हो जाता है, ये कहलाता है एनियोप्लॉइडी। फॉर एग्जाम्पल डाउन सिंड्रोम, जिसके अंदर 21st क्रोमोसोम की एक कॉपी बढ़ जाती है, डाउन सिंड्रोम में आप याद रखेंगे इस बात को। और इसके अलावा टर्नर सिंड्रोम, इसमें एक एक्स क्रोमोसोम कम हो जाता है, लॉस ऑफ 1 एक्स क्रोमोसोम ह्यूमन फीमेल। और फिर उन्होंने बात को चेंज किया, बताया कि फेल्योर ऑफ साइटोकाइनेसिस आफ्टर टेलोफेज स्टेज। टेलोफेज तक सही रहा मामला, यानी कैरियोकाइनेसिस पूरी सही हुई है, उसका साइटोकाइनेसिस नहीं हुई, तो सारा का सारा जो क्रोमोसोम बढ़ा था वो एक ही जगह इकट्ठा हो जाएगा, जिसकी वजह से पूरा का पूरा एक साइड क्रोमोसोम का बढ़ेगा और डिप्लॉइड से ऑर्गेन हो जाएगा टेट्राप्लॉइड। इस कंडीशन को बोला जाता है पॉलीप्लॉइडी। स्टेज रिजल्ट इंक्रीज इन अ whole set of chromosome in an organism and this phenomenon is known as polyploidy। तो एक क्रोमोसोम कम ज़्यादा एनियोप्लॉइडी, पूरा सेट अगर बढ़ता है या घटता है तो पॉलीप्लॉइडी। हालांकि पॉलीप्लॉइडी वाली कंडीशन अक्सर आपको प्लांट्स में देखने को मिलेगी, इस लाइन से नीट एग्जाम में सवाल बन सकता है। द टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन अ ह्यूमन सेल इज 46। आप जानते हैं 23 पेयर होते हैं, जिसमें कि 22 पेयर तो ऑटोसोम्स के होते हैं, ऑटोसोम्स, और बाकी के 1 पेयर होता है इसके अंदर सेक्स क्रोमोसोम्स। ये लाइन आपको पहले से पता है। समटाइम दो रेयरली आइदर एन एडिशनल कॉपी ऑफ अ क्रोमोसोम मे बी इंक्लूडेड इन इंडिविजुअल। कभी कभी ऐसा होता है एक कॉपी बढ़ जाती है किसी इंडिविजुअल के अंदर, इंडिविजुअल मिलेक एंड वन और of any one pair of chromosome. These situations are known as trisomy। अगर एक क्रोमोसोम और मोनोसोमी, अगर एक क्रोमोसोम बढ़ जाता है तो ये कंडीशन कहलाती है ट्राइसोमी, और अगर एक क्रोमोसोम कम हो जाता है तो ये कहलाती है मोनोसोमी। Respectively, such a situation lead to a very serious consequences in the individual. Down syndrome, Turner syndrome, Klinefelter syndrome are common example of chromosomal disorder। तो chromosomal disorders में आपको 3 एग्जाम्पल याद करनी है एनसीईआरटी से, डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। अभी फिलहाल नीट में इस पर ऐसे ही सवाल बन चुका है कि जो डाउन सिंड्रोम है ये ऑटोसोमल है ना, ऑटोसोमल एनियोप्लॉइडी है। टर्नर सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम ये सेक्स क्रोमोसोमल एनियोप्लॉइडी है, सेक्स क्रोमोसोम से रिलेटेड बात होगी। डाउन सिंड्रोम में पॉइंट कवर कर लेते हैं। द कॉज ऑफ दिस जेनेटिक डिसऑर्डर इज द प्रेजेंस ऑफ एन एडिशनल कॉपी ऑफ द क्रोमोसोम नंबर 21, यानी इसमें हो जाती है 21st ट्राइसोमी, 21st क्रोमोसोम की 3 कॉपी हो जाती है। इसका मतलब फिर ये हुआ कि जो एग या स्पर्म रहा होगा
उनमें से कोई एक गैमीट 24 क्रोमोसोम वाला रहा होगा, दूसरा नॉर्मल गैमीट आया होगा 23 वाला, 23 और 24 मिलके होगा 47, 47 का बना जाइगोट, जिसकी वजह से हर सेल में 47 क्रोमोसोम है। तो इसका मतलब यहाँ से ये बात भी समझ में आती है कि डाउन सिंड्रोम के लिए दोनों पेरेंट्स में कोई भी एक जिम्मेदार हो सकता है कि गैमेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस में दिक्कत हुई हो या oogenesis दिक्कत हुई हो, कोई एक गैमीट 24 का है, कोई दूसरा गैमीट नॉर्मल है 23 का, मिलके हो गया 47, जाइगोट बना 47, इसलिए बॉडी के हर सेल में 47 क्रोमोसोम होंगे। सबसे पहले डाउन सिंड्रोम के बारे में बताया था लैंगडन डाउन ने 1866 में, अपने ही नाम से नाम रखा डाउन सिंड्रोम, एनसीईआरटी में दे रखा है, तो आपको डेट के साथ ये पॉइंट याद रखना है कि दिस डिसऑर्डर वाज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय लैंगडन डाउन इन 1866। वो बात अलग है कि इसके बारे में डिटेल बताई थी लेजेने ने कि ये 21st ट्राइसोमी की वजह से हुआ है। द अफेक्टेड इंडिविजुअल इज शॉर्ट स्टेचर, डाउन सिंड्रोम वालों की हाइट छोटी होती है, विद स्मॉल राउंड हेड, छोटा सा गोल सा सर होता है, फरो टंग, टंग के अंदर आपको दरारें सी मिल जाएंगी, पार्शली ओपन माउथ, हल्का फुल्का सा इनका मुंह लगातार खुला रहता है, पाम इज ब्रॉड, चौड़ी सी हथेली होगी, विद कैरेक्टरिस्टिक पाम क्रीज, कैरेक्टरिस्टिक पाम क्रीज कहने का मतलब है ट्रांसवर्स पाम क्रीज, ट्रांसवर्स पाम क्रीज, इस पर सवाल आ चुका है। इसके अलावा जो फिजिकल है, साइकोमोटर और मेंटल डेवलपमेंट भी ऐसे बच्चों के रिटार्डेड होते हैं। इतनी बात आपको इसमें याद करना, ठीक है। Klinefelter syndrome, this genetic disorder is also caused due to presence of an additional copy of X chromosome। एक X क्रोमोसोम बढ़ जाता है जिसकी वजह से जो कैरियोटाइप होगा, क्रोमोसोम का जो काउंट होगा, इस बंदे का 47 हो जाएगा। ये जीनोटाइप बहुत बार कॉम्पिटिशन पूछा गया, 47 हो जाएंगे जिसमें एक X बढ़ा है, 47 XXY वाला सवाल भी बहुत बार कॉम्पिटिशन पूछा गया। सच एन इंडिविजुअल हैज़ ओवरऑल मैस्कुलिन डेवलपमेंट, इस लाइन पर भी नीट में सवाल आ चुका है कि ओवरऑल मैस्कुलिन डेवलपमेंट होता है, देखने में मेल लगते हैं, लेकिन फेमिनिन डेवलपमेंट यानी कि डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट गायनेकोमेस्टिया इज ऑल्सो एक्सप्रेस। ये पूरी लाइन अभी फिलहाल कंपटीशन में 2-3 साल पहले पूछी गई थी कि क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में मैस्कुलिन डेवलपमेंट होता है, लगते तो वो लड़के हैं लेकिन इनके अंदर फेमिनिन डेवलपमेंट भी नज़र आता है, जैसे कि ब्रेस्ट का डेवलपमेंट नज़र आता है। अगर डेवलपमेंट हो जाता है ब्रेस्ट का मेल के अंदर तो इसे बोला जाता है गायनेकोमेस्टिया। सच इंडिविजुअल्स आर स्टेराइल, ये भी बड़ी बेहतरीन शानदार लाइन है, आप इसे याद कर लें कि अगर किसी को क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम है या टर्नर सिंड्रोम है, ये दोनों स्टेराइल होते हैं, यानी इन बच्चों से आगे इनके बच्चे ऐसे पैदा नहीं होंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जेनेटिक डिसऑर्डर एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन ट्रांसफर नहीं होगा। जिन बच्चों को क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम या टर्नर सिंड्रोम है तो ये बीमारी इन पर ही ख़त्म हो जाएगी। अब अगर आगे किसी को सिंड्रोम या क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम होता है, किसी को क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम या टर्नर सिंड्रोम होता है, तो इसका मतलब फिर ये हुआ कि उनके माँ बाप के गैमेटोजेनेसिस में दिक्कत हुई जिसकी वजह से बच्चों को बीमारी हुई। डाउन सिंड्रोम वाला पेशेंट फर्टाइल होता है, यानी कि वो गैमेट बना सकता है, लेकिन क्योंकि उसके जाइगोट में 47 क्रोमोसोम थे जिसकी वजह से ऐसा बच्चा पैदा हुआ, तो अगर वो लड़का है या लड़की है तो उसमें आधे गैमीट तो 24 वाले बनेंगे, आधे गैमीट 23 वाले बनेंगे, यानी दोनों पेरेंट्स में अगर एक को डाउन सिंड्रोम है तो 50% चांस है कि जो बच्चा अगला पैदा होगा वो डाउन सिंड्रोम वाला होगा। टर्नर सिंड्रोम, सच अ डिसऑर्डर इज कॉज्ड ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ 1 X क्रोमोसोम, एक X क्रोमोसोम कम हो जाता है, टोटल क्रोमोसोम आएंगे 45 विद XO, O का मतलब है कि दूसरा क्रोमोसोम X नहीं है। सच फीमेल्स आर स्टेराइल, यानी ये भी फीमेल स्टेराइल हैं, बच्चे पैदा नहीं कर सकती क्योंकि इनकी ओवरीज रूडिमेंट्री होती हैं, छोटी छोटी बेकार सी ओवरीज हैं फिल्ड विद कनेक्टिव टिश्यू, और इसके अलावा इनके अंदर सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टर्स भी नज़र नहीं आते, यानी कि ब्रेस्ट का डेवलपमेंट नहीं होगा, एक्सिलरी प्यूबिक हेयर्स भी एब्सेंट होते हैं। आई होप कि आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी। आगे समरी है, 2-3 लाइन उसमें से इंपॉर्टेंट है, मैं डायरेक्ट वही लाइन आपको पढ़ के सुना देता हूँ। जैसे कि ये लाइन थोड़ी सी ठीक है यहाँ पर कि जेनेटिक्स इज़ अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील विद द प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड इट्स प्रैक्टिसेस। बाकी मैंने पढ़ के देख लिया, ऐसी कोई खास लाइन नहीं है, जो आगे थोड़ी सी बेहतर लाइन है मैं वो बता देता हूँ आप, लेकिन तब भी पूरे टॉपिक की रीडिंग लगा लीजिएगा। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को लेके बहुत अच्छी सी लाइन लिखी हुई है कि यहाँ पर इन्होंने बताया है कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट किस केस में फेल हो जाता है। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट उस केस में फेल हो जाएगा जबकि जीन्स लिंक्ड होंगे, यहाँ लिख। फॉर द मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट डज नॉट होल्ड ट्रू फॉर द जीन्स दैट वर लोकेटेड ऑन द सेम क्रोमोसोम्स, जो एक ही क्रोमोसोम पर पास होते हैं, और ऐसे जीन्स को कहा जा सकता है लिंक्ड जीन्स, ठीक है ना। सेक्स डिटर्मिनेशन में आपने बर्ड्स का जिक्र सुना था, वहाँ PYQ में चिकन से सवाल आ रहा है, और वो सवाल इसीलिए आ रहा है क्योंकि NCERT में लव्स चिकन दे रखा है, उसी पर ये सवाल बन चुका है। यहाँ पर NCERT में सेक्स डिटर्मिनेशन टॉपिक को इधर कवर किया है। इन चिकन यानी बर्ड्स की बात हो रही है, सेक्स डिटर्मिनेशन
मेल का ZZ, फीमेल का ZW। वैसे हमने उस पर बात की थी कि ZW ZZ वाला पैटर्न है, जैसे मेल के अंदर XXXY होता है, यहाँ पर ZW ZZ, यानी फीमेल और हेट्रोगैमेटिक, दो टाइप की गैमेट बनाती है, मेल और होमोगैमेटिक। बाकी की सारी बातें वही हैं जो कि आपने उधर NCERT शुरुआत में पढ़ रखी। आप एक बार तभी पूरे चैप्टर की रीडिंग लगा लीजिएगा। आई होप को NCERT लाइन बाय लाइन सीरीज पसंद आ रही होगी। कोई भी टॉपिक ऐसा है कि आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन लिख के बताइए और मैं आपको उसका जवाब ज़रूर दूंगा। ऐसे ही जुड़े रहिए। बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोग बहुत पसंद कर रहे हैं इस NCERT लाइन बाय लाइन सीरीज़ को। ऐसे ही कमेंट सेक्शन के ज़रिए कमेंट्स कर करके मुझे मोटिवेट करते रहिए, क्योंकि आपके कमेंट्स पढ़ के बहुत एनर्जी से मिलती है। अच्छा लगता है कि बच्चे पसंद कर रहे हैं काम को। अगला चैप्टर इंशाल्लाह शुरू करेंगे इसी का सेकंड पार्ट जेनेटिक्स का। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।